हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसी प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। इसको डिस्कस करने का पीछे वजह क्या है? तो एक तो जैसे इनका भी कल रिजल्ट आया था, तो हम वो रिजल्ट समझेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा कंपनी का और क्या कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर में नजर आता है भविष्य में, है ना। उन चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो डेली बेसिस पे जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें और आप लोग उन चीज़ों को मेरे साथ सीख सकें, समझ सकें, है ना। और अपनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकें। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम सबसे पहले कंपनी का बिजनेस समझेंगे। आईसीआईसी प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कैरीज ऑन ए बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस। इनका मेन बिजनेस क्या है? जैसे एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं पेंशन वाले, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स तो इंडिविजुअल्स। इनका बिजनेस चार तरह से है। एक तो यूएलआईपीज। यूएलआईपीज का मतलब क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। उसमें क्या होता है, उस पॉलिसी के थ्रू अगर हम उसमें हम पैसा लगाते हैं तो हमारा कुछ पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट में, मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और कुछ पैसा हमारा बीमा में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में। ये जो कंपनी है आईसीआईसी प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है। फिर दूसरा आता है इनका प्रोटेक्शन, जो लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं उसको। फिर एक आता है सेविंग्स। इसमें कंपनी हमें गारंटी देती है कि मतलब हम 10-20 साल जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अगर हम पैसा एक इतना पैसा जमा करवाते जाते हैं तो जो जैसे उसका टाइम पीरियड आएगा उसके बाद हमें एक इतना अमाउंट मिलेगा। इस चीज की डिमांड अभी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर आता है कि इनका एक पेंशन वाला। जैसे इंडिया में कुछ स्पेसिफिक जॉब्स को छोड़ के, है ना, बाकी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलता, और प्राइवेट सेक्टर में तो पॉसिबल ही नहीं है ये, है ना। तो वहां पे जैसे सैलरी मिलती है मंथली, तो वहां पे उस सैलरी का एक हिस्सा बचाते, सेविंग के रूप में बचाते जाते हैं, और इस जो स्कीम्स होते हैं उनमें पैसा जमा कराते जाते हैं, ताकि जैसी रिटायरमेंट हो उसके बाद वो पैसा एक सैलरी के रूप में वापस ले सकें, है ना। वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा और वहां से एक जैसे 15,000 20,000, उससे क्या है कि हमारा घर घर चल सके और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके, क्योंकि ऐसे पैसा जोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। अब ये अपने जो पॉलिसीज हैं ये किन के थ्रू बेचते हैं? दीज प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंडिविजुअल एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, बैंक्स, ब्रोकर्स, सेल्स फोर्स। सबसे बड़ा फायदा क्या है इनका? जैसे आईसीआईसी बैंक, द कंपनी इज ए पार्ट ऑफ आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक के पास इनकी 51% होल्डिंग है इस कंपनी के। जो आईसीआईसी बैंक है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो उस वजह से एक इनको अच्छा खासा कस्टमर बेस मिल जाता है, तो क्योंकि करोड़ों की संख्या में, तो वहां पे भी अपनी पॉलिसी को बेच पाते हैं। ओके। और सारी काफी चीजें हैं जो हम अभी फाइनेंशियल्स के साथ समझेंगे। कंपनी की मार्केट कैप है 80,893 करोड़। स्टॉक भी 50.3, आरओसी 10.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6% है। डेब्ट टू इक्विटी 0.19, प्लेस परसेंट 0, और प्रमोटर होल्डिंग है 72.9%। अगर हम पी रेशियो देखें तो 10 साल में मीडियन पी से नीचे है, 5 साल में भी नीचे है, 3 साल, 1 साल में। अगर सभी टाइम फ्रेम पे देखें तो मीडियन पी से करंट में जो स्टॉक पी चल रहा है वो काफी नीचे है, तो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन फेयर है अभी। ओके। अब यहाँ पे एक चीज है, हम रेशियोज वाले सेक्शन में जाते हैं। 2015 में आरओसी 34% हुआ करती थी, 18 तक 29% आ गई थी, जो 24 में 3% और अभी 10% है। इसका रीजन क्या है? और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इतना नीचे क्यों रहता है? इंश्योरेंस जो बिजनेस है ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ना। इसमें अच्छा खासा वो लगता है पैसा। उसका क्या है कि जैसे आईआरडीएआई जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी है, उसके नियमों के अकॉर्डिंग इन कंपनियों को एक भारी सोल्वेंसी मार्जिन, सोल्वेंसी फंड होता है, वो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि क्लेम्स देने की क्षमता बनी रहे। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ता है कंपनी को, जो तुरंत प्रॉफिट जनरेट नहीं करता, जिसकी वजह से इक्विटी बेस तो बड़ा हो जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम दिखाई देता है।
दूसरी वजह क्या होती है, जो आरओसी आरओ इनके डाउन होने की वजह से, जब भी कोई नई पॉलिसी बेची जाती है तो उसकी मार्केटिंग, शुरुआत में जो मार्केटिंग होती है, कमीशन होते हैं एजेंट्स वगैरह के, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो खर्चा दिखाना पड़ता है सारा, है ना, क्योंकि वो जो पॉलिसी बिकेंगी, तो वो जो उनका टाइम पीरियड है, जैसे 10 साल के लिए कोई पॉलिसी बेची है कंपनी ने, या 20 साल के लिए बेची है, 15 साल के लिए बेची है, तो वो पैसा, वो प्रीमियम होता है, वो अगले उस टाइम पीरियड तक आता है, और जबकि खर्चा तो वो पहले लग चुका होता है एक साथ है। तो उस वजह से जो शॉर्टर टर्म है, शॉर्ट टाइम फ्रेम है, उसमें ये प्रॉफिट मार्जिन दब जाते हैं। फिर एक रीजन और होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का पैसा ज्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, ताकि रिस्क कम रहे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन एसेट्स पर रिटर्न स्टेबल होते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट की तुलना में जो इनके रिटर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, जो ओवरऑल आरओसी को नीचे रखता है। तो अब आपका ये पॉइंट हो सकता है कि अनिल भाई, अगर ये यहाँ पे ये है, तो फिर अगर हम इसकी वैल्यूएशन चेक करें, है ना, तो वो हम कहाँ से चेक करेंगे? उसके लिए दो चीज होती हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, इनको जज करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी से जो बेहतर मैट्रिक्स मैट्रिक्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वीएनबी यानी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, और वीएनबी मार्जिन। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी ने, ये मैं अभी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, जो जो मैं नए नए वर्ड्स जो आपके सामने आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा अभी। वीएनबी का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने एक साल के टाइम फ्रेम, है ना, मतलब मार्च 2025 से मार्च 2026 तक जो पॉलिसी बेची है, उनसे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आने की उम्मीद है। अगर वीएनबी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कंपनी नए कस्टमर से अच्छे मार्जिन कमा रही है। अब वीएनबी के साथ एक और आता है वीएनबी मार्जिन, ये दिखाता है कि कंपनी हर 100 रुपए के नए प्रीमियम पर कितना प्रॉफिट कमा पा रही है ना। ये आता है, जैसे ये रहा, हाँ, अगर ये हम पीपीटी, ये मैं दिखा दूंगा कि ये फाइल मैंने कहाँ से खोली है। तो वीएनबी देखें तो, जो इन्होंने जो पॉलिसी बेची थी, उनसे फ्यूचर में कितना पैसा आएगा, तो 26.29 बिलियन। बिलियन में, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, तो ये अमाउंट कितना हो गया? 2629 करोड़, 2629 करोड़। इसमें ग्रोथ कितनी है वीएनबी में? 10.9%, बेहतरीन है। और वीएनबी मार्जिन 24.7%। इसका मतलब क्या है? वीएनबी मार्जिन, 100 रुपए का जो कंपनी प्रीमियम बेच रही है, उस पे कंपनी कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है? तो 100 रुपए के प्रीमियम पर कंपनी 24.7 रुपए एक्सपेक्ट कर रही है। अगर ये है किसी कंपनी का 20% से ऊपर है, अगर कंपनी 100 रुपए लगा के 20 रुपए उस प्रीमियम पर कमा रही है, तो बेहतरीन, सुपर से सुपर है। जबकि यहाँ पे तो 24.7% है ना। ओके, अब हम चलते हैं दोबारा फाइनेंशियल्स में। मार्च 2025 में सेल्स थी 15,687 करोड़, जो घट के हो गई 3,185 करोड़। ये घटने का रीजन क्या है, ये अभी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं सारा। प्रॉफिट, एक मिनट, हाँ, इस वजह से प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 415 करोड़ से घट के -754 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 385 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 624 करोड़। पहले हम सेल्स वाला समझते हैं। जैसे पहले जो ये कंपनी आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी, इसका जो मेन पार्ट आता था वो यूएलआईपी जो था, उनमें आता था। अब हमने देखा कि पिछले काफी टाइम से, डेढ़ दो, लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 ईयर से शेयर बाजार में जो वोल्टिलिटी, उतार चढ़ाव है, उसकी वजह से जो यूएलआईपी होते हैं, इनमें लोगों को डर लगने लगता है। क्योंकि जो पैसा जो एक ऊपर नीचे होता है, वो लोगों से देखा नहीं जाता। हाँ, जबकि डर लगता है, तो उस वजह से उसकी डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होती है तो, क्योंकि इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा वहीं से आता है, तो इसलिए शेयर बाजार की जो अस्थिरता थी, जो वोलेटिलिटी थी, उसका सीधा असर इसकी सेल्स पे पड़ा। अब क्या कर रही है कंपनी इस चीज के लिए? अब कंपनी फोकस कर रही है हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर। ये सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस यानी वीएनबी और वीएनबी मार्जिन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस वजह से इन्होंने कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स के बजाय प्रोटेक्शन और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दी है, जिससे टोटल
सेल्स के फिगर तो कम दिख रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इस चीज को हम डिस्कस भी करेंगे, है ना, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे एक ये इतना प्लस क्यों आया था? सेल्स समझ लिया कि सेल्स किस वजह से डाउन हुई, कि एक इन्वेस्टमेंट वाला जो हिस्सा, एक मेन पार्ट जो था, वो मार्केट डाउन जाने की वजह से लोगों ने कम रुचि दिखाई। वो जो वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन आया। लेकिन यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट इतना, ये इसका कमाल है सारा अदर इनकम का। यहाँ पे ये रो पीडीएफ जो साइन दे रखा है, जहाँ पे कर्सर जा रहा है, मैं इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पेज नंबर 27 पे पॉइंट नंबर 9 देखेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज इट्स मीटिंग 19 जुलाई 2025 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें ये अप्रूव हुआ था कि जो इनके पास आईसीआईसीआई पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी की जो हिस्सेदारी थी उनको इन्होंने पूरा बेच दिया, 100% हिस्सेदारी वहां पे बेच दी, और उस चीज से इनके पास पैसा आया था, वो पैसा इन्होंने अदर इनकम में दिखाया है। तो इस वजह से ये नेट प्रॉफिट 624 करोड़ का है। और अगर हम सेल्स वाला वो जो चीज हमने समझी थी देखें, तो इनका पहली बार नहीं है कि सेल्स कम हुई है ना। 2015 के बाद 2016 में डाउन हुई थी, और 2019 के बाद 2020 में डाउन हुई थी, 2021 के बाद 2022 में डाउन हुई थी, 2023 में कंटिन्यू डाउन हुई थी, 2024 में फिर अचानक से बढ़ गई, फिर 2025 में डाउन, फिर 2026 में भी डाउन, है ना। और एक अगर हम यहाँ पे देखें, 2015 से 2018 तक ये कंटिन्यू एक कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट बना हुआ था, है ना। फिर अचानक थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा डाउन आते आते मार्च 2022 में 759 करोड़ हो गया था। और उसके बाद से अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस लगातार ग्रोथ आ रही है ना। अब हम बैलेंस शीट में देखें तो जो शेयर होल्डर का पैसा था रिजर्व्स, जो 2015 में 3,833 करोड़ था, वो बढ़ के कितना हो गया, 12,182 करोड़, हाईएस्ट है। और बोरोइंग जरूर बढ़ी है, 25,095 करोड़। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 711 इनका फिक्स्ड एसेट भी है, फिक्स्ड एसेट भी। ओके। इन्वेस्टमेंट देखें, चूंकि इनका जो पहले था जो यूएलआईपी में, उसमें एक हिस्सा ये इन्वेस्टमेंट करते थे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं कि 3,08,000 करोड़। अदर एसेट्स में जाके देखें हम, कंपनी के पास कैश कितना है, तो ऑलमोस्ट 1138 करोड़ का कैश है कंपनी के पास, है ना। तो लगभग कंपनी के पास जो जितनी इक्विटी है उतना ही कंपनी के ऊपर कर्जा बच जाता है। ओके। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर में देख सकते हैं कि इनका प्रमोटर कौन कौन है। आईसीआईसी बैंक 50.95%, और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड एफआई के पास 11.48% है, डीआई के पास 10.41%, पब्लिक के पास ओनली है 5.22%, मतलब 94.78% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है, और पब्लिक के पास है ओनली 5.22%। अब हम क्या करेंगे, जैसे कल इनका रिजल्ट आया था तो अप्रैल 2025, 14 अप्रैल को आया था, तो हम ये पीपीटी ओपन करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है ना। अब हम चलते हैं, हम इसमें कुछ नंबर हैं इनको समझते हैं। वीएनबी वाला हमने समझ लिया था। ओके। अब हम समझेंगे एम्बेडेड वैल्यू, है ना। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, है ना, इनमें जो रियल वैल्यू कंपनी की वर्थ क्या है वो समझने के लिए हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। एम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या है, कि आज की डेट में कंपनी के पास जितना या जितना पैसा या वैल्यू है, इस कंपनी के पास जो वैल्यू है अभी, ये कितनी है, 52,989 करोड़। इसमें ग्रोथ कितनी आई है, 10.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और 11.9% रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू। 11.9% जो ये ग्रोथ आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी की पुरानी और नई पॉलिसीज मिलकर हर साल कितनी स्पीड से वैल्यू ऐड कर रही हैं, है ना। एक और है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट।
3,13,634 करोड़। और इसमें ग्रोथ कितनी है? 1.4% ईयर ऑन ईयर। जितना बड़ा एयूएम होगा उतनी ज्यादा मैनेजमेंट फीस होगी और इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी कमा पाएगी। ओके, तो ये हमने एम्बेडेड वैल्यू भी देख लिया और वीएनबी एंड वीएनबी मार्जिन देख लिया। अगर 20% से ज़्यादा है वीएनबी मार्जिन तो ये बहुत ही सुपर्ब है। और एम्बेडेड वैल्यू कितना होना चाहिए? ये 10,000 करोड़ से ऊपर है ना, तो ये बहुत ही सुपर्ब है। फिर एक नंबर अभी, अब हम थोड़ी फ्यूचर ग्रोथ की ओर बात कर लेते हैं। हाँ, भारत में अगर अभी हम देखें तो जीडीपी के मुकाबले बीमा की जो राशि है, जो समय श्योर्ड है, यहाँ पे ये दे रखा है अभी कितना है 27%। जबकि सिंगापुर में देखें तो 332% है और अमेरिका जैसे देशों में 251% और जापान में 252% है ना। भारत की एड्रेसेबल पॉपुलेशन, ये कौन होते हैं? वो लोग जो बीमा खरीद सकते हैं, उनमें से अभी सिर्फ 13% ही कवर है। जो खरीद सकते हैं उनमें से ओनली 13% लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 87% मार्केट अभी खाली है इस चीज के लिए। और वो लोग जब आएंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगी और सेल्स भी बढ़ेगी कंपनी की, है ना। और एक नंबर और जैसे यहाँ पे ये है, अगर 20% सीएजीआर से ये ग्रो करता है सम एश्योर्ड, ये वाला जो नंबर है बीमा वाला, और ये सेक्टर 20% और 25% सीएजीआर से 20% से ग्रो करता है, तो कितना है? ये 70% तक पहुंच जाता है फाइनेंशियल ईयर 2035 तक, जो कि अभी कितना है 27% ओनली। और अगर 25% सीएजीआर तक, तो ये आता है 105%। और जबकि भारत में अभी प्रोटेक्शन गैप देखें तो 83% का है। ये नंबर था यहाँ पे अभी, हाँ 83% है ये। और अगर हम प्रोटेक्शन गैप ये देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा गैप है। यानी इसका मतलब क्या है प्रोटेक्शन गैप वाला, कि यानी लोगों को जितने बीमा की जरूरत है उसके मुकाबले उनके पास बहुत कम बीमा कवर है। तो उम्मीद है कि 2035 तक भारत की जो योग्य आबादी का 25% हिस्सा बीमा के दायरे में आ जाएगा। और इस चीज का सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा जो मार्केट लीडर कंपनी है उनको, है ना। और बाकी भी सारे नंबर्स यहाँ पे देख सके हैं और आप इन चीजों को डिटेल में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पर। बिजनेस समझ लिया, फाइनेंशियल समझ लिया, अब टेक्निकल्स देखते हैं। तो स्टॉक प्राइस डाउन है ऑल टाइम हाई से लगभग 30%। और अगर ये ऑल टाइम हाई तक जाता है तो निकल के आता है लगभग 41%, है ना। तो मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह की टिप प्रोवाइड करवाना नहीं था, जबकि ये समझाना था कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये किस वजह से ऐसे हैं, जबकि ओवरऑल रिजल्ट्स बेहतरीन है ना। मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ सिखाना है, इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि आप लोग अच्छे से चीज़ों को सीख सको, समझ सको। जब भी रिजल्ट आए तो वहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट कैसे आए हैं? सेल्स डाउन आई तो किस वजह से आई है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन आए तो किस वजह से आए? उन चीज़ों को हमें डीप डाउन जाके समझने की जरूरत है, ताकि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो और जो हमारे होल्डिंग्स हैं वो हम डर के मारे बेच ना दें, है ना। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।